सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो अपने क्या करेंगे आज राजस्थान का जो इतिहास है उसमें हमारी वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने क्या किया था लास्ट क्लास में गुर्जर प्रतिहार वंश से शुरुआत की थी। क्रम वाइज चलेंगे अपने। तो आज हम जितने भी चौहान वंश हैं, अजमेर के चौहान, सांबर के चौहान, जालोर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, उनके यहाँ पे 25 क्वेश्चन करने वाले हैं और 25 क्वेश्चन में आपके कम से कम 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होंगे। अपने डिटेल से करेंगे हर एक क्वेश्चन को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे आपके, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन जो जितने भी क्वेश्चन है ना, हर क्वेश्चन के नीचे मैंने ये नहीं लिखा कि कौन से ईयर में आया हुआ है, लेकिन वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हो। तो अपने स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो आपका जो ईओआरओ का एग्जाम है, इसके लिए ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाली है दोस्तों। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करो, अंत तक जरूर बने रहें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। देखो पहला प्रश्न क्या कहता है, पहला कहता है कि कौन से इतिहासकार ने कहा कि जो चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना बताया। देखो ये क्या है कि प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई यहाँ पे अग्निकुंड की उत्पत्ति बताता है, कोई ब्राह्मण वंश से बताता है। तो देखो जो ब्राह्मण वंश से बताता है वो दो बंदे बताते हैं। तो जो आपके एग्जाम में ऑप्शन दिया गया था, ये जयन का एग्जाम था 2016, उसमें आया था, तो ऑप्शन दिया गया था, तो वहाँ पे डॉक्टर भंडारकर था। लेकिन इसके साथ ब्राह्मण वंशीय जो बताया गया, मैं आपको बता दूं, अगर जो पूछ ले आपसे, तो जिसने बताया कि ये ब्राह्मण वंशीय है, तो एक तो नाम आता है आपके डॉक्टर दशरथ शर्मा का, दशरथ शर्मा का। तो ऐसे याद रख लेना, जो शर्मा ये ब्राह्मण है, तो ये ब्राह्मण वंशीय बता दिया। इसके अलावा जो भंडारकर है, भंडारकर डॉक्टर भंडारकर ये मानते हैं। इसके अलावा यहाँ पे गोपीनाथ शर्मा भी इन्हें मानते हैं। तो ये दो तो शर्मा ही हैं, ठीक है। गोपीनाथ शर्मा भी इन्हें ब्राह्मण वंशीय ही मानते हैं। अगर अब आपसे पूछा जाए कि अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत क्या कौन कौन मानता है यहाँ पे, ठीक है, तो अग्निकुंड से उत्पत्ति का ये भी आपको याद रखना है। अग्निकुंड से उत्पत्ति, तो ये माना जाता है, एक तो चंद्र बरदई मानता है, पृथ्वीराज रासो और नैणसी सूर्यमल मिश्रण, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो तो वो उसका ग्रंथ है, उसमें बताया गया है। तो मेन जो मानते हैं वो है चंद्र बरदई, चंद्र बरदई, ठीक है, चंद्र बरदई, मोहनोत नैणसी, इसके अलावा सूर्यमल मिश्रण, ये सारे मानते हैं। ये कहते हैं कि जो चार है ना, गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से चार जाति उत्पत्ति हुई, कौन कौन सी थी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो चार यहाँ पे जातियां थी वो कौन कौन सी थी, ये भी पूछा जाता है। एक तो इसमें आती है आपके प्रतिहार, ठीक है। तो इसमें आपके एग्जाम में ऐसे आएगा कि निम्न में से कौन सी नहीं थी जो अग्निकुंड के उत्पत्ति सिद्धांत है। प्रतिहार परमार है, याद रख लेना। इसके बाद चालुक्य चौहान, दो जैसे है दो पैसे है, ठीक है, चालुक्य और चौहान। तो ये सारी चीजें होगी आपकी। इसके अलावा विदेशी उत्पत्ति, ठीक है, तो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, ये तो विदेश वाला ही मानेगा, जेम्स टोड मानता है, ठीक है। तो ये मानता है इन्हें विदेशी। ये थी कुछ बातें। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौहान वंश का शासक है, चौहान वंश का संस्थापक शासक कौन माना जाता है। देखो जो शाकंबरी के चौहान है, जिसे सपाल दक्ष भी कहा जाता था, सांबर झील के आसपास का एरिया, तो जो वासुदेव चौहान है ना, इसे माना जाता है चौहानों का आदि पुरुष भी माना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चौहानों का आदि पुरुष किसे कहते हैं, तो आपका नाम आएगा वासुदेव चौहान का। तो इसे चौहानों का आदि पुरुष भी कहते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है, चौहानों का आदि पुरुष, ठीक है। इसे संस्थापक माना जाता है। और 551 ईस्वी के आसपास इसका और जो इसकी राजधानी थी ना इस टाइम, वो थी अही छत्रपुर नागौर। कौन सी थी राजधानी, अगर आपसे पूछ ले कि उस समय जो राजधानी थी वो कौन सी थी, जिस नागौर को पहले अही छत्रपुर कहा जाता था, अही छत्रपुर, जो कि नागौर भी इसे कह सकते हैं वर्तमान में अपने। तो ये इसकी पहले राजधानी हुआ करती थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और
जो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसे सांबर झील का निर्माण भी करवाया था। तो वासुदेव चौहान यहाँ पे करवाते हैं इसके साथ क्या निर्माण कार्य सांबर झील का, सांबर झील। तो ये बात कहाँ पे लिखी गई है, ये दोस्तों लिखी गई है बिजोलिया के शिलालेख में, ठीक है, बिजोलिया शिलालेख में ये बात लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट जो शासक आता है वो विग्रहराज द्वितीय होता है, ठीक है। अब अपने चलते हैं पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो दोस्तों 3 कहता है कि गुवक किस वंश का शासक था। अब गुवक आपसे पूछा जाए तो देखो इनके है कि पहले जो चौहान है इसे चाहमान भी कहते हैं, तो आपके एग्जाम में चाहमान ऑप्शन आया तो गुवक चाहमान वंश का शासक था। जो ये आपके प्रश्न आया था उसमें चाहमान था दिया हुआ, ठीक है। तो गुवक प्रथम है, इसने जो हर्षनाथ मंदिर है जो सीकर पे हर्षनाथ की पहाड़ी है सीकर में, तो उसका भी निर्माण इसने करवाया था, ठीक है। तो वासुदेव के वंशज चौहान शासक के सामंत के जो वंशज है दुर्लभ राज का पुत्र था गुवक प्रथम, तो गुवक प्रथम भी इसे बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है गुवक के बारे में। इसके बाद अपने चलते हैं नेक्स्ट आपके अजमेर के संस्थापक की बात आती है, ठीक है। देखो दोस्तों जो अजमेर की स्थापना है ये की जाती है अजय राज के द्वारा। देखो विग्रहराज द्वितीय हुआ, विग्रहराज द्वितीय के बाद आता है अजय राज जिसका शासनकाल रहता है अपने 1105 ईस्वी से 1133 ईस्वी तक, ठीक है। अब पहली बात तो अपने को ये पता होना चाहिए, इसका आंसर है कि अजमेर का संस्थापक है अजय राज, ठीक है। ऐसे अजमेर ऐसे अजय राज याद रख लेना। तो अजय राज ये संस्थापना कब करता है ये भी आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है। ये करता है 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना, 1113 याद रख लेना, ठीक है। और राजधानी भी बनाता है अजमेर को, ठीक है। और अजमेर इस टाइम में जो क्या है कि राजधानी भी बन जाती है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए अजय राज के बारे में। इसके बाद जो अजमेर शहर बताता है और दुर्ग कौन सा बनाता है, दुर्ग बनवाता है दोस्तों जो अजय राज है, ये भी आपको पता होना चाहिए, अजमेरू दुर्ग, अजयमेरू दुर्ग जिसे गढ़बीठली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गढ़बीठली भी अपने कहते हैं। गढ़बीठली पूछ ले आपसे किसे कहते हैं तो अजमेर दुर्ग को कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर भी इसे कहते हैं। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब क्या होता है कि जो अजमेर दुर्ग है ना इसका पुनर्निर्माण कराता है कौन, मेवाड़ का एक शासक आता है पृथ्वीराज सिसोदिया जिसे कहते हैं उड़ना राजकुमार। तो ये इसका पुनर्निर्माण करता है, तो इसका नाम तारागढ़ भी इसे बोलते हैं, ठीक है। एक तारागढ़ बूंदी में, एक ये तवड़ा तारागढ़ है। तो ये एक सिक्के भी चलाता है जिसे अजय प्रिय द्रंभ सिक्के भी कहते हैं, जो कि अपनी पत्नी सोमल देवी का नाम से। तो अजय राज की पत्नी कौन थी, अपने को याद होना चाहिए कि अजय राज की पत्नी थी सोमल देवी, ठीक है, सोमल देवी। इसके नाम से ये सिक्के भी चलाता है जिस पे इसका नाम उत्कीर्ण है, ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, देवबोध धर्मघोष किस शासक के समय के विद्वान थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला कि ये किस शासक के समय के विद्वान थे। तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा अर्णोराज, इसके अर्णोराज के समय के विद्वान थे। तो अर्णोराज का नाम आपको पता होना चाहिए, जो अजय राज के बाद शासक हुआ अर्णोराज, जिसे आना जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आना जी भी इसे कहते हैं। 1 सेकेंड, ये थोड़ी सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ गई। अर्णोराज, ठीक है, आना जी भी इसे कहते हैं। अब क्या कहता है कि ये जो अर्णोराज क्या क्या करवाता है, ये करवाता है देखो आना सागर झील का निर्माण। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आना सागर झील का निर्माण कौन करवाता है, तो अर्णोराज करवाता है। और इसके अंदर है ना 2 उद्यान बने हुए हैं, एक सुभाष उद्यान है जिसे दौलत बाग भी कहते हैं, उसका जहांगीर निर्माण कराता है, और 12 दरी का निर्माण कराता है शाहजहां। तो इस झील के अंदर एक तो 12 दरी बनी हुई है, वो तो शाहजहां बनवाता है, ठीक है। जो 12 दरी बनी हुई है वो बनाता है शाहजहां। और एक है ना यहाँ पे दौलत बाग है इस झील के आसपास ही,
तो उसका निर्माण करवाता है जहांगीर। तो ये अर्णोराज के बारे में अपने को जो कुछ बातें हैं आपको याद रखनी है, ठीक है। अर्णोराज इसके अलावा पुष्कर के जो वराह मंदिर है उसका भी निर्माण करवाता है। जो पुष्कर का वराह मंदिर है जो एकमात्र ब्रह्मा जी को समर्पित है, इसका भी निर्माण कार्य अर्णोराज करवाता है। इसका पुत्र होता है जगदेव, जो होता है पितृहंता शासक, ठीक है। अर्णोराज की हत्या इसके पुत्र द्वारा की जाती है। तो इसकी हत्या किसके द्वारा की जाती है? इसके जो पुत्र होता है जगदेव, जिसे ऐसे भी लिखते हैं, इसके द्वारा इसकी हत्या की जाती है, जगदेव के द्वारा। तो ये अजमेर के जो चौहान वंश या सांबर की पूछ ले तो उसमें पितृहंता शासक आपको आएगा जगदेव। ये अपने शासन प्राप्त करने के लिए अपने पिता की हत्या करता है। इसके बाद जो आता है इंपॉर्टेंट शासक, वो आता है आपका विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में एग्जाम में आपके पूछा जाता है हर बार। तो इसका आपका आंसर क्या है प्रश्न का, कि कट्टीबंधु के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध था? देखो, कट्टीबंधु, कट्टी बांधव, इस नाम से था विग्रहराज चतुर्थ। तो विग्रहराज चतुर्थ का नाम आपको याद होना चाहिए, फोर्थ है ये, ठीक है, चतुर्थ। और चौहानों का इसके समय को कहते थे चौहानों का स्वर्ण युग। क्या कहते थे? चौहानों का स्वर्ण युग भी कहा जाता था इसके समय को। दोस्तों ये भी बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, इसने दिल्ली तक साम्राज्य विस्तार किया अपना, ठीक है। दिल्ली तक ये करता है अपना साम्राज्य का विस्तार। इसके अलावा दोस्तों क्या उपलब्धि थी? इसके समय एक हरिकेली नाटक है, उसकी रचना भी की गई इसके द्वारा। हरिकेली नाटक है जो कि संस्कृत का नाटक है, संस्कृत में, तो उसकी रचना भी विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा यहाँ पे की गई। इसके द्वारा ये अजमेर में एक बनाई गई संस्कृत पाठशाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही बताया गया है, अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी विग्रहराज चतुर्थ ने, जिसको क्या किया, तुड़वा दिया। किसने? संस्कृत पाठशाला का जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके द्वारा तुड़वा के वहां पे है ना मस्जिद ढाई दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद बनवा दी गई, ठीक है। और इसके समय के जो कवि थे वो नरपति नाल्य था, एक तो जिसने लिखा बिसल देव रासो, एक था सोमदेव जिसने लिखा ललित विग्रहराज। तो ये विग्रहराज चतुर्थ के बारे में था। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव, वही पूछा गया किस चौहान शासक के दरबार में थे, ये मैंने आपको बता दिया पहले। देखो, एक तो ललित विग्रहराज के सोमदेव, यहाँ पे जो विग्रहराज नाम से स्पष्ट है तो विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में थे, इन्होंने लिखा ललित विग्रहराज। एक नरपति नाल्य ने लिखा विसल देव रासो, नरपति नाल्य यहाँ पे लिखते हैं विसल देव रासो। तो ये भी इन्हीं के समय के काल के थे। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है, ध्यान से। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में बिसलपुर की यहाँ पे स्थापना की, ये आपको बताना है। 12वीं शताब्दी में किसके द्वारा यहाँ पे जो बिसलपुर की स्थापना की जाती है? तो ये भी इसका आपका सही आंसर आएगा, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा ही यहाँ पे की जाती है बिसलपुर की स्थापना। देखो दोस्तों, जो ये बिसलपुर है ये वर्तमान टोंक जिले में है, ठीक है। वर्तमान में कहाँ पे है? आपके टोंक जिले के अंतर्गत आता है ये। और आपने देखा होगा कि पूरे जयपुर वगैरह को पानी बिसलपुर बांध से ही मिलता है, बिसल सागर बांध भी बना हुआ है। और नेक्स्ट अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो, किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली के शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण हुआ? ठीक है, दिल्ली का जो शिवालिक स्तंभ अभिलेख है ये उत्कीर्ण कराया गया। ये आपके RAS 2015 में प्रश्न आया हुआ है। तो इसका आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को आप। जो RPSC के आपके जो क्वेश्चन है ना, वो आपको प्रीवियस ईयर के सारे यहाँ पे करके जाने जरूरी है। तो जो शिवालिक स्तंभ अभिलेख है ये उत्कीर्ण करवाया गया किसके द्वारा? तो ये भी दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा यहाँ पे उत्कीर्ण करवाया गया। तो विग्रहराज चतुर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, आपको पढ़ के जाना है इनके बारे में, ठीक है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विख्यात स्मारक है एक 2.5 दिन का झोपड़ा, जो तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण वही विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा यहाँ पे ये करवाया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब बात करेंगे हमने अगले शासक की, पूरे अपने क्रम से चल रहे हैं। अब अपने बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय की, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो 1191-92 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी साहुबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा? देखो 1191 में युद्ध होता है अजमेर के पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में, जो शिहाबुद्दीन गोरी है जिसे मोहम्मद गोरी भी बोलते हैं, उसके बीच में। तो उसमें विजयी होती है किसकी, अपने पृथ्वीराज चौहान तृतीय यहाँ पे 1191 में विजयी रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो लड़ना पड़ा, तो ये आपका इसका आंसर बता दूं मैं आपको, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, इनसे यहाँ पे लड़ना पड़ा। अब देखो 1191 में युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और यहाँ पे है मोहम्मद गोरी, लिख रहा हूँ मैं इसको शॉर्ट में। ठीक है, 1191 में जब युद्ध होता है तो यहाँ पे विन करते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय और हार जाते हैं मोहम्मद गोरी। फिर 1192 में क्या होता है, जब ये अगेन युद्ध होता है, तो इस बार क्या होता है कि देखो इसमें एक चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको, जो पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था वो यहाँ पे चामुंड राय था 1191 में। तो इसके साथ अन्य और कौन कौन थे, एक दिल्ली का गोविंद राज तोमर भी इसके साथ था। ठीक है, और जो गोरी है इसने पहले बठिंडा को जीता था, जिसे पहले तबर हिंद भी कहा जाता था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब क्या होता है कि एक घटना होती है, आपने सुना होगा, संयोगिता वाली। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है कि जो एक शासक होता है वहीं का जयचंद गढ़वाल जो शासक होता है वो यहाँ पे मदद करता है मोहम्मद गोरी की। इस कारण यहाँ पे 1192 में हारना पड़ जाता है यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को, और यहाँ पे विजय होती है मोहम्मद गोरी की। तो मोहम्मद गोरी यहाँ पे, और एक प्रश्न हो रहा है इसमें इम्पोर्टेंट कि किस शासक के समय अजमेर को पूर्ण भारत की राजधानी होने का मौका मिला? तो ये आता है आपका पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इनका विस्तार दिल्ली तक था। ठीक है, बहुत ही पराक्रमी शासक थे ये, और एक इनके बीच में फिर एक 92 के बाद में एक संधि वार्ता भी होती है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए? तो देखो दोस्तों, जो ये राजस्थान आए थे तो ये आए थे किसके, मोहम्मद गोरी के शासनकाल में। ठीक है, और इसका एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक आया था जिसने 2.5 दिन का झोंपड़ा, मैंने आपको बताया पहले ही, वो भी इसके साथ आया था। अब और जो यहाँ पे जो एक पहले मैं आपको बताना भूल गया, विग्रहराज चतुर्थ का एक उसने क्या किया था, यहाँ पे लिख लो, जो ज्वालापुर है, जवालीपुर को ज्वालापुर नाम परिवर्तित किया था। जवालीपुर को यहाँ पे क्या किया था, ज्वालापुर नाम यहाँ पे परिवर्तित किया था। अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कदमवास या केमवास किस राजा के समय के मुख्यमंत्री थे? तो देखो दोस्तों, ये था, इसे केमास भी बोलते हैं। ठीक है, और मुख्यमंत्री की जगह आपके प्रधानमंत्री भी आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, प्रधानमंत्री भी आ सकता है, ध्यान रखना। तो ये था जो अपना पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, इसके समय के थे ये। ठीक है, जो अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक आता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, तो इसके समय के ही थे। तो किस राज्य के थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय के। तो कदमवास और केमवास तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय से रिलेटेड है, ध्यान रखना। अब आता है आपका पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालिक चंदेल शासक कौन था आपको बताना है। देखो, जो परमर्दी देव चंदेल था, तो ये था चंदेल शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय का। कौन सा, परमर्दी देव चंदेल। तो इसका नाम आपको याद रखना है, परमर्दी देव चंदेल का। और दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो इसके समय जो परमर्दी देव चंदेल होता है, इसका एक महोबा का युद्ध भी लड़ता है 1182 में इसके साथ पृथ्वीराज चौहान। 1182 में ईस्वी में महोबा का एक युद्ध होता है, आपको बता दूं मैं।
महोबा का युद्ध। तो ये होता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय और ये परमर्दी चौहान इसके बीच में। और इसके जो वीर सैनिक होते हैं ये पहले क्या कि अपने राज्य से नाराज होकर चले जाते हैं अलाउद्दीन नाम से। बाद में जब उन्हें पता चलता है कि उनके राज्य पे संकट आ गया तो ये वापस आते हैं, अपने राज्य के लिए लड़ते हैं और वीर गति को यहाँ पे प्राप्त होते हैं। तो बहुत ही वीरता यहाँ पे प्रदर्शित की थी इन्होंने, अलाउद्दीन ने। लेकिन यहाँ पे जीत होती है वो पृथ्वीराज चौहान की ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और मल्लेच्छों के, अगर आपसे पूछा जाए कि जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, विग्रहराज चौहान चतुर्थ है, उन्हें मल्लेच्छों के को भी पराजित किया था। तो मल्लेच्छों के बारे में आए तो आपको ध्यान रखना है विग्रहराज चतुर्थ आपका आंसर आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बंडानक जाति के विद्रोह का दमन किसने किया तो पृथ्वीराज चौहान आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, मल्लेच्छ आए तो विग्रहराज चतुर्थ, अगर आ जाए बंडानक जाति तो आपका आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालिक चालुक्य शासक पूछा है इस बार। पिछली बार क्या पूछा था? चंदेल। इस बार पूछा है चालुक्य शासक कौन था, इसके बारे में पूछा है, आपको बताना है। देखो दोस्तों, तो ये होता है भीमदेव द्वितीय। कौन? भीमदेव जो सेकंड होता है ये होता है चालुक्य शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय का। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और 1184 के आसपास इनके बीच में एक युद्ध भी हुआ था। जो भीमदेव के प्रधानमंत्री थे जगदेव प्रतिहार और पृथ्वीराज की सेना के मध्य नागौर का युद्ध हुआ था, ये 1184 में। इतना मत याद रखना आप। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। चौहानों की रणथंबोर शाखा पे आ जाते हैं अपने। ठीक है, अब रणथंबोर शाखा के बारे में जानेंगे हम अच्छे से। सबसे पहले तो आपको यही पूछा गया कि प्रवर्तक कौन था चौहानों की रणथंबोर शाखा का सॉरी। तो शाखा का जो आपको पहले तो प्रवर्तक बताना है कि कौन होता है, तो ये होता है गोविंदराज। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है दोस्तों कि गोविंदराज किस वंश मतलब चौहान शाखा का प्रवर्तक था, ये भी पूछा गया है। तो चौहान जो रणथंबोर के चौहान हैं, सवाई माधोपुर की हम बात कर रहे हैं, तो उस शाखा का यहाँ पे प्रवर्तक था गोविंदराज चौहान। और इसका जो प्रतापी शासक आता है इस शाखा का, तो वो आता है हमीरदेव चौहान। तो ये सारी चीजें अब आगे जानेंगे इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखो, रणथंबोर के शासक हमीरदेव चौहान किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी से प्रथम बार मुठभेड़ हुई? तो ये दोस्तों मुठभेड़ होती है आपकी 1290 ईस्वी में। इसमें क्या होता है कि जलालुद्दीन खिलजी के समय क्या होता है कि जलालुद्दीन खिलजी यहाँ पे कभी भी सफल नहीं होता। देखो, एक होता है 1291 में, मैं आपको बताता हूँ। 1291 ईस्वी में जाइन का युद्ध होता है। किसका? जाइन। 1 सेकेंड, जाइन का युद्ध। तो एक जाइन का दुर्ग भी है। तो जाइन का युद्ध होता है इसके बीच में हमीरदेव चौहान और आपके इधर होता है जेके, लिख रहा हूं मैं, जलालुद्दीन खिलजी। तो इसमें जेके की हार होती है और हमीरदेव चौहान यहाँ पे विजय प्राप्त करते हैं, इनकी जीत करते हैं। और रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है जाइन के दुर्ग को, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब क्या होता है कि हमीरदेव चौहान क्या शरण देता है किसको? मंगोल का जो आक्रमणकारी है महमूद शाह, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तब ये सारा लफड़ा होता है। फिर इसके बाद 1299 में एक युद्ध होता है हिंदू वाटी का। नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं मैं उसके बारे में आपको। तो इसमें पूछा गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण कब किया? अब स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने तो देखो 1301 में किया था। अगर ये पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी स्वयं कब आक्रमण करता है, तो दोस्तों वो तो करता है 1301 में। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि पहले अपने जान लेते हैं कि 1299 ईस्वी में एक युद्ध होता है। इसका हिंदू वाटी का युद्ध बोलते हैं, जिसे हिंदू वाटी का युद्ध आपको याद रखना है कब होता है? 1299 में। तो ये किसके बीच में होता है? देखो यहाँ पे तो आपके हैं हमीरदेव, इसके यहाँ पे सैनिक हैं कौन? भीम सिंह और धर्म सिंह। भीम सिंह और धर्म सिंह हमीरदेव के सैनिक हैं। और इधर अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति आए, उल्लुग और नुसरत खां। कौन? एक तो नाम है उल्लुग खां आता है
खां, और यहाँ पे मैं नुसरत ही लिख रहा हूँ, ठीक है, नुसरत खां है वैसे इसका पूरा नाम, दोनों याद रख लेना। तो अब ये आक्रमण करता है यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी, तो अब ये दोनों क्या कर देते हैं, इसकी नुसरत खां की हत्या कर देते हैं। तो यहाँ इस आक्रमण में क्या है, अलाउद्दीन खिलजी की हार ही होती है मान लो एक प्रकार से, क्योंकि ये नुसरत खां है, ये मारा जाता है। अब जो 1301 में युद्ध होता है, अब इस टाइम साका भी होता है, ये प्रथम साका भी है राजस्थान का, इसी के टाइम केसरिया प्लस जौहर होता है, वो साका कहलाता है। अब रणथंभौर यहाँ पे अमीरदेव चौहान है, सेम वही। अब इसके जो सेनापति होते हैं रणमोल और रत्तीपाल, इस टाइम अब देखो अमीर, इसमें क्या याद रखना है आपको, देखो जो हमीरदेव है इस टाइम इसके जो सेनापति हैं वो कौन है, सेनापति रणमल है एक, तो एक यहाँ पे आता है आपका रत्तीपाल। अब ये दोनों क्या है कि लालच दे देता है इसको। अब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे खुद आ रहा है, ठीक है, तो आक्रमण यहाँ पे हो रहा है। अब आक्रमण करने के बाद ये लालच दे देता है इन्हें, तो ये मिल जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के साथ दोनों। अब क्या होता है कि इसी धोखे के कारण ही यहाँ पे हार हो जाती है अमीरदेव चौहान की, और जीत जाता है अलाउद्दीन खिलजी। तो अमीरदेव की पत्नी आती है रंग देवी, ये करती है यहाँ पे जौहर, क्या करती है जौहर, और ये अमीरदेव क्या करता है केसरिया। तो राजस्थान का प्रथम साका होता है रणथंभौर दुर्ग में, और प्रथम जल जौहर, तो ये जो रंग देवी करती है जल जौहर करती है, कौन सा जल जौहर करती है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके समय की बहुत सारी जानकारी भी मिलती है, जैसे नैन चंद सूरी द्वारा लिखा गया हमीर महाकाव्य, ठीक है, ये इसके स्रोत हैं जानकारी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता है कि 1300 में आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया। तो ये 1299 1300 वही बता रहा है, तो कोई इसको 1299 मानता है, कोई 1300 मानता है। तो नुसरत खां इसमें मारा गया, मैंने आपको बताया था पहले, तो ये मैंने आपको डिटेल में पहले ही बता दिया। तो नुसरत खां मारा गया, ठीक है, तो इस भी चीज़ को आपको ध्यान रखना है, कौन मारा गया यहाँ पे, नुसरत खां मारा गया। नेक्स्ट, रणथंभौर के विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा। तो ये उल्लुक खां को सौंप देता है जीतने के बाद, ठीक है, जो इसका सेनापति है दूसरा उल्लुक खां जो स्टार्ट में था, उसको यहाँ पे ये अधिकार सौंप देता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद ये मेन जो पॉइंट है यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं अपने जालोर के चौहान वंश पे। देखो दोस्तों, जो जालोर के चौहान हैं, अब जालोर को क्या कहा जाता था, जबालीपुर भी कहा जाता था, ठीक है, तो बिजोलिया शिलालेख में जालोर को क्या कहा जाता था, जाबालीपुर भी कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है, जाबालीपुर। अब चौहान शासकों में से कौन सा राजा दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा, ये ऐसा सुल्तान कौन सा था। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। चाचिक देव को किसी भी दिल्ली के सुल्तान का यहाँ पे आक्रमण का मतलब सामना नहीं करना पड़ा, तो चाचिक देव चौहान का नाम आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है, तो आपका आंसर रहेगा कीर्तिपाल चौहान। किसका, कीर्तिपाल चौहान आपका यहाँ पे आंसर आना चाहिए। अब आपसे अगर दोस्तों ये पूछ ले कि तू एक महान राजा भी से कहा जाता था, तो ये उपाधि से मोहनौत नैन्सी ने दी थी, तो 1181 के समय इसका टाइम था। और राजस्थान का अबुल फजल मोहनौत नैन्सी को किसने कहा, मुंशी प्रसाद ने कहा। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे कि किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है। देखो, अलाउद्दीन खिलजी पहले रणथंभौर पे आक्रमण करता है, फिर इधर आता है चित्तौड़ जालोर इस साइड, ठीक है, वो भी अपने पढ़ेंगे मेवाड़ वाले में चित्तौड़ का। तो किस राजस्थानी कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें ये जानकारी मिलती है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कम से कम 5 बार आ चुका है आरपीएससी वगैरह के एग्जाम में। तो देखो, ये मिलता है कान्हड़ देव प्रबंध में, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कान्हड़ देव प्रबंध, इसमें ये जानकारी मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कान्हड़ देव प्रबंध में ये जानकारी मिलती है और ये लिखा गया था। तो इसका रचयिता कौन है, तो इसका नाम भी अपने को पता होना चाहिए, पद्मनाभ इसका रचयिता है। देखो, जो जालोर दुर्ग है इसकी कुंजी कहा जाता था सिवाना दुर्ग को, ठीक है। तो अब जालोर का पुत्र था वीरमदेव,
ठीक है, ये दिल्ली दरबार में नियुक्त हुआ था, ऐसे कहानी बताते हैं। तो इसने जो इनका जो जालोर का शासक था, अ, इसका भी देखो संघर्ष है ना पूरा एकदम चला था कानड़ देव का इसके साथ, जो अलाउद्दीन खिलजी है 1311 तक चला था यहाँ पे संघर्ष इसका। तो वीरम देव को जब ये दरबार में नियुक्त करता है तो इसका पहले क्या होता है कि इसका सेनापति संधि कर जाता है जिसका नाम है ऐन उल मुल मुल्तानी। तो इसके तहत ये वीरम देव को दिल्ली दरबार में उसके नियुक्त कर देता है अलाउद्दीन खिलजी में। अब अलाउद्दीन खिलजी की बेटी को ये पसंद आ जाता है वीरम देव। अब वीरम देव, अब ये अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि इसकी शादी करो इससे। तो ये एक तो ये कारण बताते हैं वैवाहिक संबंध स्वीकार नहीं करते, जो कानड़ देव है वो वैवाहिक संबंध यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की बेटी के साथ स्वीकार नहीं करते। और दूसरा कारण है गुजरात से लौट रही सेना पर आक्रमण किया गया। तो पहले ये 1308 में तो लूटते हैं किसको, सिवाना दुर्ग को, जो सिवाना दुर्ग है इसको लूटते हैं, या मतलब इसका जीतता है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो जो सिवाना दुर्ग है ये कहलाती है जालोर दुर्ग की कुंजी। ये भी पूछा जाता है कि जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं सिवाना दुर्ग को। तो जो सिवाना दुर्ग की रक्षा करता है वो कौन था, ठीक है। तो जो सिवाना दुर्ग है बाड़मेर में बना हुआ है, ये बात अपने को ध्यान होनी चाहिए कि सिवाना दुर्ग है बाड़मेर में, जो कि मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी भी कहलाता है। और लेकिन जो जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है वो सिवाना दुर्ग है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। जिसका निर्माण वीर नारायण पंवार करवाता है, हल्देश्वर की पहाड़ी पे है। और सिवाना दुर्ग है इसका प्रशासक था शीतल देव और इसका पुत्र सोम। तो ये दोनों वीरगति को प्राप्त हो गए थे इससे लड़ते हुए। किससे, दिल्ली का जो सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का कमालुद्दीन गुर्ग से लड़ते हुए ये जो इसकी रक्षा है तो सिवाना दुर्ग की रक्षा है तो वीरगति को यहाँ पे प्राप्त हो गए थे। और 1308 में ये अधिकार कर लेता है सिवाना दुर्ग पर एक कौन, अलाउद्दीन खिलजी। और इसका नाम क्या रख देता है, खैराबाद। तो ये भी पूछा जा सकता है कि खैराबाद किसका नाम रखा गया, तो सिवाना दुर्ग का नाम यहाँ पे खैराबाद रखा गया। अब उसके बाद क्या होता है 1311 में, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता देता हूँ। तो जालोर पर जो सोनगढ़ चौहान, इसका आंसर तो मैं आपको बता दूंगा, पहले मैं आपको जो 1311 के युद्ध के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देखो जो 1311 ईस्वी में युद्ध हुआ वो कानड़ देव का पुत्र था वीरम देव, ठीक है, वीरम देव। और इधर कौन था, अलाउद्दीन खिलजी को दाया था, ठीक है। इसका सेनापति था दैया बिका। तो यहाँ पे भी वही सेम लालच वाली बात होती है, ये यही हथकंडे अपनाते हैं। तो दैया बिका, तो ये लालच में आ जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी से कहता है कि तेरे को अधिकार दे दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे धोखे से जीत जाता है। फिर यहाँ पे क्या है कि जो वीरम देव है आशापुरा माता के सामने कटार घोप कर आत्महत्या कर लेता है। और कानड़ देव यहाँ पे वीरगति को प्राप्त हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी की यहाँ पे हो जाती है जीत। और जालोर का नाम ये कर देता है जलालाबाद। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 1311 में ये अधिकार कर लेता है जालोर दुर्ग पे। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी अधिकार करता है किस पे, सिवाना दुर्ग पे। तो ये चीज़ें थी इसके बारे में। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन पे, मेन जो अपना ऊपर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सारी चीज़ें भी जाननी जरूरी थी। देखो दोस्तों, जो जालोर पर सोनगढ़ चौहानों ने किससे पराजित कर अपना अधिकार किया, मतलब सोनगढ़ चौहानों का यहाँ पे अधिकार कब हुआ ये आपको बताना है, किसे मतलब पराजित किया। तो इन्होंने क्या है कि परमारों को पराजित किया, तो परमार को पराजित करके यहाँ पे अधिकार किया। नेक्स्ट, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था। देखो इसमें क्या है कि दो चीजें हैं, इसमें जो आंसर माना गया है वो नाडोल माना गया है, लेकिन जो ये प्रथम चौहान राज्य था ये वैसे नहीं था, ये जो शाकंभरी के चौहान है सांबर के उसके बाद प्रथम था ये। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जो शाकंभरी के चौहान है के बाद जो प्रथम राज्य था चौहानों का, तो ये नाडोल के चौहान आपके आएगा, ध्यान रखना है। बाद में ये जालोर के चौहानों में 1205 ईस्वी के आसपास मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे कि अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का क्रम बताना है, पूछा जाता है बार बार में। देखो सबसे पहले तो वो हमने पढ़ा रणथंभौर पे आक्रमण करता है 1301 में, ठीक है। फिर उसके बाद ये करता है चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण, ठीक है।
चित्तौड़गढ़ पे 1303 में करता है। फिर ये सिवाना पे करता है, सिवाना दुर्ग को 1308 में जीतता है। फिर ये क्या करता है, जालोर दुर्ग को 1311 ईस्वी में। तो ये भी आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे क्रम। तो ये जो आपके क्वेश्चन हैं यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब आपको देखो, अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप इसे शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमने जितने भी जालोर के चौहान हैं पूरे डिटेल में पढ़े हैं, सारे मैंने आपको युद्ध बताए। अब आपका शेयर करना आपका काम है। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।